कृष्णा हेगड़े जी, आप शायद कुछ बेहतर इस तस्वीर को कर पाए, मेरे दर्शकों के लिए भी साफ कर पाए कि गरीब, महाराष्ट्र में आप सरकार में हैं और अब तो वो लोग भी सरकार में हैं जो बजट बनाएंगे। अब ऐसे में गरीब कहाँ खड़ा हुआ दिखता है आपको? देखिए, महाराष्ट्र में हर किसान परिवार को हम 6,000 रुपया केंद्र सरकार से और 6,000 रुपया हमारे स्टेट से महायुति सरकार से दे रहे हैं। उसके अलावा जो कांग्रेस की बात थी, 60 साल केंद्र में और स्टेट में, राज्य में राज कर कर इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया क्या नहीं किया वो दुनिया ने देख लिया, देश ने देख लिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को 2 बार उन्होंने देश ने प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि गरीबी हटाओ तो नारा दिया, लेकिन गरीबों को हटा दिया। कांग्रेस ने जो किया उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सुप्रिया जी ने कहा कि एक्साइज घटाना चाहिए था। 7% लोग देश के टैक्स भरते हैं और लगभग 95% टैक्स 7% लोग भरते हैं। इसमें लगभग जो जनहित के वेलफेयर स्कीम्स है, जो लोगों के हित के काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेडिकल्स है, जो एजुकेशन है, सभी स्फीयर में ये पैसा खर्चा होता है। तो ये जो पैसा इकट्ठा होता है टैक्स में, किसी के जेब में नहीं जाता। दूसरी बार घनश्याम जी कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीजेपी ने इतने हजारों करोड़ रुपए कलेक्ट किए। अरे, बीजेपी ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आकर ट्रांसपेरेंसी लेके आई। आप तो वैसे ही जो बिजनेस हाउसेस थे उससे काला पैसा लेते थे और इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके बारे में आप बात कर रहे थे। तो ट्रांसपेरेंसी लेके आना, क्या वो गलत बात है क्या सही बात है? केसी त्यागी जी, मैं लौटती हूँ आप पर, लेकिन कृष्णा हेगड़े, सवाल जस का तस है। बता दीजिए, 6,000 रुपए केंद्र से, 6,000 रुपए राज्य से किसानों को देते हैं, लेकिन ना तो मैं समझ पाती हूँ कि गरीब तो एग्जिस्ट करता है इस देश में, और इसीलिए कहा जाता है संसद में, वित्त मंत्रालय के भाषण में, वित्त मंत्री के भाषण में, कि गरीब कोई भूखा नहीं सोएगा, यानी कि गरीब है। और वो गरीब किस तरीके का है, मैं सुप्रिया जी से एक बार समझ लेती हूँ। सुप्रिया जी, एक तो मुझे बताइए कि वो किस गलत कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बयान लिया राहुल गांधी का कि वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड है। दूसरा फिर बयान ये भी है कि भाई 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाता है। इसके अलावा मोंटेक सिंह आलूवालिया ने तो परिभाषा तय कर दी थी 17 रुपए की और 11 रुपए की। तो इस स्टेट ऑफ माइंड को भी जरा समझाइए मैम, कि सत्ता बदलते ही चरित्र बदल जाता है क्या? नहीं, स्टेट ऑफ माइंड को समझाने से पहले कुछ तथ्य यहां पर ठीक करने जरूरी हैं। यहां पर मुझसे पहले वाले प्रवक्ता ने कहा कि एक हिस्सा टैक्स देता है। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, इस देश का हर व्यक्ति टैक्स देता है। तो ये टैक्स बोगी पर चलना बंद कर दीजिए। इस देश का हर व्यक्ति करदाता है, क्योंकि आपकी सरकार ने तो आटे और दही तक पर जीएसटी लगा दिया है। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि देश की जो 50% सबसे निचली आबादी है, वो 64% जीएसटी दे रही है। तो इधर उधर मत भागिए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हर व्यक्ति टैक्स देता है। ये टैक्स बोगी का हवाला देना बंद कर दीजिए। यहां पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई पीएम किसान योजना की, पीएम किसान सम्मान निधि की। आपने की पीएम किसान सम्मान निधि में 500 रुपए महीना दिया, लेकिन लूटी उनकी जेबें खूब भर भर के। जब आपने डीजल का दाम बढ़ा दिया, उसको 90 रुपए पे पहुंचा दिया, आपने कीटनाशक पे, खाद पर, ट्रैक्टर पर, कृषि के उपकरणों पर जीएसटी लगा दिया, तो भरे दिन में लूटा उस किसान को और कहते हैं पीएम किसान निधि दे दी। आपकी जानकारी के लिए एक मैं बात और भी बता दूं, और ये बात मैं तब कह रही थी स्टेट ऑफ माइंड की आपके सवाल को। व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड? स्टेट ऑफ माइंड ये है कि आज की तारीख में कच्चा तेल जो है वो 70 से $75 प्रति बैरल है। औसतन मोदी जी के लिए, मोदी सरकार के लिए $70 से वो पार नहीं हुआ, यूक्रेन युद्ध के बावजूद। औसतन की मैं बात कर रही हूं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में औसतन $110 प्रति बैरल रहता था, लेकिन पेट्रोल आज 100 पे मिल रहा है, उस समय 71 पे मिलता था। अब ये कहेंगे ऑयल बॉन्ड का 3% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ा है। तो इधर उधर की बातें मत करिए, आपने मुनाफाखोरी करी, और वो मुनाफाखोरी पता है कहां गई है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में नहीं गई है, वो गई है द्वारका एक्सप्रेसवे बना। सीएजी ने रिपोर्ट में कहा 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पे बनना चाहिए था, वो स्वीकृत राशि थी। बना है 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पर। 2 किलोमीटर जितना द्वारका एक्सप्रेसवे बना, उतने में मंगलयान लॉन्च हो गया। यहां गया है पैसा, यहां करी है आपने मुनाफाखोरी, यहां है आपके बड़े घोटाले। आपकी जानकारी के लिए एक घोटाले का नाम दिया है।
7.5 लाख लोग आयुष्मान भारत में एक नंबर से कनेक्टेड हैं। मृत लोगों को भुगतान किया जा रहा है, पेमेंट इलाज का। ये सारी चीजें जो सीएजी अब धीरे 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 बता रहा है, आप ही की नाक के नीचे के घोटालों की बात कर रहा है। चाहे वो कोई भी बड़ा घोटाला हो जो आप लोगों ने किया है, चाहे वो सुप्रिया जी, लेकिन सुप्रिया जी मैं तो ज्यादा पेमेंट करी और पीछे से घूस खाई। आप सीएजी का जिक्र कर रही हैं, आपने बहुत सारे आंकड़े रखे सुप्रिया जी, बात का है बहुत सारे आंकड़े रखे, लेकिन 9 साल को निकाल दीजिए एक दफा जहन से। स्टेट ऑफ माइंड ही है क्योंकि, और मैं क्योंकि अगले मेहमान पर जाऊं, अनिला जी से मैं सारे सवाल जवाब करूं, उसके पहले बता तो दीजिए मुझे कम से कम। उसके पहले कम से कम इतना बता दीजिए। मैं तो 9 साल को निकाल कर ही कह रही हूं, मैं तो 9 साल को निकाल कर ही तो कह रही हूं। 9 साल के पहले 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला गया था। इसको कोई डिस्प्यूट कर दे, और आप लोगों ने उनको पीछे ढकेल दिया कोरोना काल के दौरान, क्योंकि आपने तो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में झूठ बोला था, एक भी प्रवासी मजदूर नहीं है। आज सुसाइड रेट, हम किसान की बात कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर 1/4 है उस सुसाइड डेटा में। कभी सोचा है किसी ने कि दिहाड़ी मजदूर क्यों सुसाइड कर रहा है? कभी सोचा है किसी ने कि 11,000 एमएसएमईज हर साल औसतन क्यों बंद होते जा रहे हैं? ठीक है सुप्रिया जी, लेकिन मैं फिर भी तो चर्चा होनी चाहिए। मैं अनिला जी से सवाल करूंगी, लेकिन फिर 1971 से लेकर 2013 भी मुझे याद रखना पड़ेगा। 1971 में गरीबी हटाओ और 2013 में हम देश के आम आदमी को ये गारंटी देते हैं कि वो कम से कम भूखा नहीं सोएगा। ठीक है, से याद रखिए। मैं लौटती हूं अनिला जी। अब 2014 से 2023 के हिसाब पर आते हैं, और क्योंकि 2014 में मेरे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि गरीबी हटाने का संकल्प हम सबको लेना है, और क्या इतनी बड़ी चुनौती है कि हम गरीबी के नाम से भागते हैं। और 2023 में वित्त मंत्री कहती है कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। एक और बयान पढ़ देती हूं आपके लिए। दत्तात्रेय होश बोले, आरएसएस के नंबर 2 पोजीशन होल्डर हैं, और वो कह रहे हैं कि गरीबी बेरोजगारी दानव की तरह खड़ी है, आर्थिक असमानता डराती है। 375 रुपए से भी कम एक आदमी की जेब में जाता है 23 करोड़ लोगों के। 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कह रहा है, ये दत्तात्रेय होसबोले ने कहा। बिल्कुल, देखिए गरिमा जी, आज जो है बहुत ही संजीदा विषय है और सारी ही बहुत संजीदगी से बात कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रिया जी अपने समय की बात करेंगी, मैं अपने समय की बात करूंगी। 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स हैं उसमें कहां कितनी उपलब्धि प्राप्त करी। अभी मैं सुन रही थी तो जैसे जबकि त्यागी साहब बहुत सीनियर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और किसानों के विषय पे अक्सर चर्चा भी करते हैं, पर मैं इनको बताना चाहूंगी कि क्या ये मैं झूठ बोल रही हूँ कि अगर मैं बात करती हूँ खरीफ फसलों के बारे में तो उनके एमएसपी में 50 to 83% का इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? क्या रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या अन्न का क्या रिकॉर्ड निर्यात हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर अगर मैं किसानों की भी बात करती हूँ, गरीबों की भी बात करती हूँ, अभी सुप्रिया जी ने कहा कि कोरोना काल में जो है आप उसका सहारा ले लेते हो, परंतु कोरोना काल में जिस प्रकार से प्रैक्टिकली विश्व की जो सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और अभी हम डेवलपिंग इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं पर डेवलप्ड इकोनॉमी को भी हमने एक आईना दिखाते हुए जिस प्रकार से किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया, जो वैक्सीन हमने लगाई हैं सारी आबादी को डबल वैक्सीनेशन का जो एक मुहिम लेकर हम चले हैं, तो क्या हमें उसमें कामयाबी मिली है कि नहीं मिली है? किस आपके सारे आंकड़े सिर माथे पर अनिला जी, आपके सारे आंकड़े सिर माथे। क्या मुझे चलते चलते आप ये बता पाएंगी कि जिन 81 करोड़ लोगों को कोरोना के समय पर, क्योंकि उस समय दुश्वारियां बहुत ज्यादा थी, उस समय ये वादा किया गया कि 5 किलो राशन पहुंचेगा उनके घर। कोरोना गुजर गया, उसके बाद हमने बहुत लंबा समय तय कर लिया। वो 81 करोड़ लोग आखिर क्यों सरकारी राशन पर निर्भर हैं? गरीब हैं इसीलिए निर्भर हैं क्या? गरिमा जी, इसीलिए शुरुआत में मैंने बताया भी था कि 135 मिलियन जो हैं वो जो पॉवर्टी लाइन है उससे ऊपर आए हैं। जाते जाते, जैसे आपने कहा, जाते जाते मैं एक बात करूं, जाते जाते मैं भी एक बात यहां पर कहना चाहूंगी आपके व्यूअर्स दर्शकों के सामने कि अगर हम तुलना करते हैं यूपीए के समय की और ये 9 वर्ष जो मोदी जी सरकार के रहे हैं, अगर हम इन्फ्लेशन रेट की भी अगर हम बात कर लेते हैं, हमारा एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4 to 5% आता है और इनके समय तो 10.4% इन्फ्लेशन रेट रहता था इनका एवरेज अगर हम निकाल लें। हमेशा इनके समय पर महंगाई 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 रही है, कभी ऐसा कभी चैन की सांस कोई बैठ ही नहीं पाया। इसका अंतर बता पाएंगी आप? मैम
पता है अनिला जी, आप देर से जुड़ी थी, लेकिन आप जिस महंगाई का जिक्र कर रही हैं वो जुलाई महीने की अभी डिस्क्लोज हुई है, 7.44% पर है और ये हाईएस्ट मैंने है। अभी आपको ये हाईएस्ट है, मैं ये आपको बता दूं मैं। गरिमा जी, मैंने एवरेज नहीं ठीक है, वो आंकड़ों कम से कम आंकड़ों के फेर में जिसका हक सबसे ज्यादा मारा जाता है वो गरीब है। केसी त्यागी जी, अब तुलना सब लोग, भाई मेरी शर्ट जो है तेरी शर्ट से सफेद, इस तरह के क्या विज्ञापनों के जरिए हम सियासत में गरीब के हक को तौले